अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स के हवाले से और इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं, कत्ते नज़र इस बात के आज इमरान खान साहब के जो बुनियादी तौर पर जिस तरीके से सियासत को वो लेके जिन नज़रियात के साथ और जिनकी हमायत के साथ आगे बढ़े हैं, इस हवाले से बहुत ही सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आए हैं। और ये इंकशाफात किसी ऐसी शख्सियत की तरफ से सामने नहीं आए जिनका इमरान खान साहब से दूर दूर तक ताल्लुक़ ना हो, बल्कि एक ऐसी शख्सियत की तरफ से सामने आए हैं जो दिन रात उनके पॉलिटिकल सफ़र में जब से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी उस वक्त से लेकर बहुत अरसा तक उनके साथ रहे। तकरीबन 2011-12 तक वो उनके सियासी सफ़र के शरीक रहे। और उनकी तरफ से अगर कोई बात ऐसी आती है और वो हल्फिया तौर पर जो बात कर रहे हैं, तो फिर यकीनी तौर पर उन तमाम बातों की भी तस्दीक होती है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब उस वक्त से कर रहे हैं जब इमरान खान साहब पॉलिटिक्स में आए। और इमरान खान साहब की जो पहली शादी थी जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा के साथ, उस वक्त से लेकर मौलाना साहब उनके बारे में किसी मखसूस मजहबी ग्रुप की तरफ से उनको आशीर्वाद और थपकी के हवाले से बात करते आ रहे हैं। और अब जो इंकशाफ सामने आया है उस इंकशाफ ने इनफैक्ट मुझे भी चौंका के रख दिया। और इस इंकशाफ ने मौलाना साहब की बातों की तरफ फौरी तौर पर मेरा ज़हन गया कि मौलाना साहब ये बातें बहुत अरसा पहले से ही करते आ रहे हैं। और ये जो इंकशाफात किए हैं ये इमरान खान साहब के करीबी दोस्त साबिक उनकी तरफ से आए हैं, यानी अकबर एस बाबर साहब की तरफ से, जो एक वक्त में इमरान खान साहब के दस्ते राज थे, उनके पॉलिटिकल मशीर थे, उनकी तमाम तर पार्टी की पॉलिसीज़ को चलाते रहे, पीटीआई को डेवलप करने में, पीटीआई की तंजीम साजी करने में, पीटीआई को ग्रास रूट लेवल तक मुनज़्ज़म करने में जिंद चंद पॉलिटिकल वर्कर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसमें मिराज मोहम्मद खान साहब, मरहूम हामिद खान साहब और अकबर एस बाबर साहब ऐसी शख्सियात शामिल हैं, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, जिन्होंने इस बारे में बहुत जो है वो मेहनत की है। अब ये जो इंकशाफ है ये मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इसका जो एक छोटा सा ऑडियो क्लिप है ये मैं आपको पहले सुना रहा हूँ और उसके बाद इस मुलाकात के अंदर जो अकबर एस बाबर साहब से हुई तो उसके बारे में भी आपके साथ मज़ीद तफसीलात शेयर करूँगा। ये सुनिए पहले। 2000 शायद एक की बात है कि जॉर्ज बुश का इलेक्शन हो रहा था और तो मैंने इसको पिक किया सुबह, वही मेरी ग्रीन गाड़ी में, तो मैं इसको ड्राइव करके ले जा रहा हूँ एनडीयू में। एनडीयू वालों ने इनवाइट किया था इमरान को। तो रास्ते में मुझे कहते हैं कि अकबर मैंने आज 2 रकात नफल पढ़ी है और कि जॉर्ज बुश इलेक्शन जीत जाए। अच्छा, उनके लिए इमरान खान ने नफल पढ़ी? 2 रकात नफल। अच्छा, मैं हल्फिया कह रहा हूँ ये बातें। हाँ। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, और अगर मुझसे कोई कोताही हो अल्लाह मुझे माफ करे, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूं कि पोस्टेरिटी के लिए, कि जिंदगी का पता नहीं है कल मैं हूं या ना हूं, कम से कम आपके उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी। और आपसे एक ताल्लुक है, मैं जरा खुल के बात कर रहा हूं। तो वो मैं गाड़ी में ले जा रहा था तो वो मुझे कहता है मैंने 2 रकात नफल पढ़ी। तो मैंने कहा क्यों, हमारे चाचे का पुत्र है, हमें क्या, एक जीता है दूसरा जीता है। कहता है एक तो अकबर तुझे बातें समझ नहीं आती। हाँ। तो मैंने कहा इमरान मुझे समझा। कहते बात यह है कि जो बुशिस फैमिली है वो रॉथस्चाइल्ड्स, जो सब जानते हैं दुनिया की बहुत बड़ी समूनी एक खानदान, तो वो उनके बहुत करीब है। एंड द रॉथस्चाइल्ड्स आर रिलेटेड टू जमाइमा, सो आई विल हैव एक्सेस टू द व्हाइट हाउस। अब वो जैक गोल्डस्मिथ जो है, उनकी जो इनके ब्रदर इन लॉ है, फॉर्मर ब्रदर इन लॉ, उनकी जो मिसेज है वो रॉथस्चाइल्ड है। अब आपको समझ आई कि उन्होंने सादिक खान की क्यों हिमायत नहीं की और जैक गोल्डस्मिथ की। सो इस मामले में ही इज वेरी क्लियर कि कौन से नट्स एंड बोल्ट्स हैं स्ट्रेटेजिक, जिनको मैंने अपने साथ करना है अपने आप को वहां पहुंचाने के लिए। अब आपने देखी, आपने ये बात सुनी, ये बात अकबर एस बाबर साहब ने ऑन ओथ कही है कि एक सहूनी खानदान जो अमेरिका की पॉलिसी साजी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो उस वक्त के जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, वो या जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो उनके साथ उनके बहुत करीबी रवाबत थे। और इमरान खान साहब की जो पहली अहलिया थी जमाइमा साहिबा, उनका जो भाई थे जैक गोल्डस्मिथ, उनकी जो अहलिया थी वो रॉथस्चाइल्ड थी। इसीलिए इमरान खान साहब ने ये सोचा कि मैं नफल पढ़ लूँ बुश साहब की कामयाबी के, क्योंकि इसके ज़रिए वो इन्फ्लुएंस होगा जैक गोल्डस्मिथ का जो है रॉथस्चाइल्ड फैमिली उनके ऊपर, और उसकी वजह से बुश साहब के ऊपर बात आएगी और बुश साहब के ज़रिए मुझे एक्सेस मिल जाएगी वाइट हाउस तक, यानी मैं अमेरिका के ईवान इक़्तिदार तक पहुंच जाऊंगा। और ईवान इक़्तिदार, अमेरिका के ईवान इक़्तिदार तक रसाई का मतलब
عمران خان صاحب یہ لے رہے تھے کہ میں اقتدار کے ایوان میں آ جاؤں گا. بڑے چونکا دینے والے انکشافات ہیں, اور ان انکشافات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو بالکل بہت ساری باتیں کلیئرٹی کے ساتھ ہیں. جس طریقے سے اکبر ایس بابر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو آبجیکٹو ہے, جو نظریہ ہے, جو ان کے لیے منزل ہے, وہ اس کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اپنے سامنے رکھتے ہیں, اور پھر اس کے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کی وہ پرواہ نہیں کرتے. اکبر ایس بابر صاحب نے, سلیم صافی صاحب نے جو ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے, ان تمام اصحاب سے ملاقات کی جو عمران خان صاحب کے کسی نہ کسی طریقے سے قریب رہے ہیں, یا ان کے سپورٹر رہے ہیں, یا ان کے لیے آواز بلند کرنے والے رہے ہیں. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی محسن بیگ صاحب, جن کا میں نے آپ کے چند دن پہلے آپ کو ان کے انکشافات سنوائے تھے, اور اس سے پہلے کامران شاہد صاحب سے ان کی بات ہوئی, مبشر لقمان صاحب سے بات ہوئی, اب اکبر ایس بابر صاحب سے بھی ان کی بات ہوئی ہے. لہٰذا اس انٹرویو کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو. اکبر ایس بابر صاحب اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جس وقت اپنی جماعت بنائی پاکستان تحریک انصاف, تو 1996 میں ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہو گئے تھے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جو سر پیلس کا جو سکینڈل اچھالا گیا تھا, اکبر ایس بابر صاحب کے مطابق وہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس اس حوالے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی عمران خان صاحب کو دیے گئے تھے, اور پھر عمران خان صاحب نے اس کو میڈیا کے اوپر لہرائے تھے, اور یہ کہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ کرپشن کے اندر کس طریقے سے ڈوبے ہوئے ہیں. نہ صرف یہ, بلکہ عمران خان صاحب کے اپنے اس انٹرویو کے اندر اکبر ایس بابر صاحب نے جو عمران خان صاحب ہیں ان کی امریکن جو سفارت خانہ ہے وہاں تک ایکسیس, اور اس کے ساتھ ساتھ مشرف صاحب کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے, اور مشرف صاحب کے ساتھ جس طریقے سے وہ الائنمنٹ میں آئے تھے, اور پھر کس طریقے سے مشرف صاحب نے ان کو ایک منسٹری آفر کی تھی, اور عمران خان صاحب اس وقت بھی پرائم منسٹر کا عہدہ چاہتے تھے. ان تمام باتوں پر انہوں نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے, اور امپورٹنٹ واقعہ بھی انہوں نے ایک سنایا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. خاص طور پر اس وقت جب عمران خان صاحب اب اس وقت اپنے آپ کو ہر طرح سے بہت زیادہ مضبوط تصور کرتے ہیں. عمران خان صاحب پہلا الیکشن لڑ رہے تھے 2002 کے اندر, اور اس وقت میاں والی کی ایک سیٹ پی ٹی آئی نے جیتی تھی. اکبر ایس بابر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی لیڈ لے رہے تھے اس سیٹ سے, اور رات کو تقریباً 2-3 بجے کے قریب اچانک عمران خان صاحب کی لیڈ شرنک ہونا شروع ہو گئی, اور کوئی 15-16 پولنگ سٹیشنز تھے جن کے پولنگ رزلٹس روک لیے گئے. تو جس پر میں نے جو آفس سیکٹری تھے اسلام آباد میں, ان کو میں نے کہا یار یہ اب رزلٹ رک گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران کو یہ والی سیٹ بھی نہیں ملے گی, تو بس اب گھر چلتے ہیں, جا کے آرام کرتے ہیں, صبح دیکھیں گے کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میں جس وقت گاڑی میں بیٹھا اور میں واپس گھر کی طرف آ رہا تھا, تو مجھے لندن سے, کیونکہ اس وقت ایئر وائی کا جو چینل تھا وہی اور جیو شاید نیا نیا آیا تھا, تو وہاں پہ شاید مسعود صاحب کا جو پروگرام تھا وہ بہت زیادہ ہٹ تصور کیا جاتا تھا. شاید مسعود صاحب کی کال آئی, اور شاید مسعود صاحب نے کہا کہ یار ہم نے خبر چلا دی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ الیکشن جیت گئے ہیں, تو آپ کے اس کے بارے میں کیا بات ہے, میری عمران خان صاحب سے بات کرائیں. تو اکبر ایس بابر صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو کہا کہ عمران خان صاحب تو میاں والی ہیں, لیکن آپ کے تک یہ اطلاعات نہیں ہے. ابھی تک یہ ہے کہ 16-17 پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ روک لیے گئے ہیں, عمران خان کی لیڈ شرنک ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ٹیلی فون لائن پر لیتے ہیں. اکبر ایس بابر صاحب ٹیلی فون لائن پہ آئے ایئر وائک میں شاید مسعود صاحب کے شو کے اندر, اور انہوں نے اس وقت وہ تمام جو گفتگو میں نے بھی آپ کو بتائی وہ ساری کی ساری وہاں پر دہرا دی. نتیجہ صبح یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں. اور آگے والی بات اکبر ایس بابر صاحب خود بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ یار تو نے مجھے یہ سیٹ دلوا دی. انہوں نے کہا جی میں نے کیسے دلوا دی, کہتے تو نے وہ ایئر وائی کے ساتھ بات کی تھی نا, اس بات کرنے کے نتیجے میں جو میاں والی میں 5-7 ہزار نوجوان وہ اکٹھے ہو گئے, وہ چلے گئے ریٹرننگ آفیسر کے آفس, وہاں پہ جا کے انہوں نے ہنگامہ مچا دیا, وہاں پہ انہوں نے آگ لگانے کی دھمکیاں دی اور بہت شور شرابہ مچایا, جس کی وجہ سے وہ جو پولنگ سٹیشنز کے رزلٹس رکے ہوئے تھے وہ پولنگ سٹیشنز کے رزلٹس ان کو جاری کرنا پڑے اور میری جیت کا اعلان کرنا پڑا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت کے گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول صاحب نے بعد میں فون کیا اس ریٹرننگ آفیسر کو اور پوچھا کہ عمران خان کی سیٹ کا رزلٹ تو نہیں اناؤنس کیا. اس نے کہا جناب ہم نے تو رزلٹ اناؤنس کر دیا ہے. تو عمران خان کے مطابق اس ٹیلی فون کال کا مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی اس سیٹ سے الیکشن
हरवा दिया जाए, लेकिन अकबर एस बाबर साहब की मेहरबानी से मैं ये इलेक्शन जीत गया। अब जहाँ तक इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात है, अकबर एस बाबर साहब ने इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर गुफ्तगू की, किस किस वक्त इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के लिंक में आए और किस किस तरीके से इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के मामलात को आगे बढ़ाया। इसी तरीके से उन्होंने बात की है 2002 के इलेक्शंस की, और इस हवाले से इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब ने उस वक़्त एक हाई लेवल मीटिंग के अंदर शिरकत की थी, और उस मीटिंग के अंदर 2002 के इलेक्शंस के वाले से पूरा लेआउट प्लान के ऊपर उनको बताया गया था कि जनाब किस किस तरीके से मिल्लत पार्टी है, तहरीके इंसाफ है और दीगर जो छोटी मोटी पार्टी हैं उनको मिलाया जाएगा, नवाज शरीफ साहब की पार्टी को तोड़ा जाएगा, पीपल्स पार्टी को तोड़ा जाएगा, और इन तमाम को मुश्तमिल जो पीपल्स पार्टी बाद में आएगी, मुस्लिम लीग जो नून से लोग छूटेंगे उनकी क़यादत में एक नई मुस्लिम लीग बनाई जाएगी और वो लीड करेगी इलेक्शन में, और फिर इलेक्शन हम जीत जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी और तरीके से नहीं हो सकता। तो कहते हैं इमरान खान साहब ने उस वक्त उनको कहा कि जनाब ये 20-25 ये जो 2-3 दर्जन इलेक्टेबल्स मुझे भी दे दें ताकि मेरी भी बेजा बेजा हो जाए। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम 90 को तो 100 कर सकते हैं, 80 को तो 100 कर सकते हैं, 10 को 100 नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये कि इमरान खान साहब को उस वक्त ये कहा गया कि पहले अपना कुछ वज़न बनाओ, कुछ अपना वेट बनाओ, तभी तुम सियासत में आओगे। और उसके बाद इमरान खान साहब ने अगले इलेक्शन का बाइकआउट किया, मुशर्रफ से दूरी इख्तियार की, जमाली साहब को वोट नहीं दिया इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के बावजूद, और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करने की तरफ तवज्जो दी, और फिर उसके नतीजे में मामलात आगे बढ़े। और जो इंकशाफात हैं बुनियादी तौर पर वो तमाम के तमाम उसी सिमत में इशारा करते हैं कि इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने के लिए हर एक रास्ता इख्तियार किया, और जिस जिस रास्ते पे वो चले उस रास्ते के अंदर उन्होंने सिर्फ नफ़ा देखा। जो यू टर्न वो कहते हैं ना कि लीडर के लिए यू टर्न लेना कोई मन ही नहीं रखता, तो असल बात यह है कि यू टर्न का मतलब ही बुनियादी तौर पर यह है कि आप अपनी कही हुई बात से वापस फिर रहे हैं और दोबारा उसी मुकाम पर जा रहे हैं जहां पर आपने अपनी ये वाली गलत बात की थी। अब अगर आप इसको ये कहें कि मैं इस्लाह के तौर पर वापस जा रहा हूं, तो बुनियादी तौर पर आपने जो यू टर्न लिया वो इस वजह से लिया कि आपकी बात के अंदर आपको खुद पता चल गया कि ये सदाकत नहीं है। और इसी हवाले से अकबर एस बाबर साहब ने यह भी इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब का जब पहला दौरा था कोयटा का, और वहाँ पे उन्होंने जलसा भी उनके लिए बनाया, बड़ी उन्होंने इसकी पर तफसील से बताया कि किस तरीके से वहाँ पे क्या सूरत हाल थी। जब इमरान खान साहब पहुँचे, इमरान खान साहब को जहाज़ की फ़्लाइट नहीं मिली, ट्रेन पे आए, और लोगों को ये पता था कि वो जहाज़ पर उतर रहे हैं कोयटा एयरपोर्ट, और वो जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से रिक्शे पर बैठ कर आए वो कोयटा एयरपोर्ट पर, और फिर वहाँ पे उनका इस्तकबाल किया गया। 3 दिन वो ठहरे अकबर एस बाबर साहब के घर। तो अकबर एस बाबर साहब कहते हैं कि मेरी वालदा ने उनके जाने के बाद मुझे कहा कि लड़का अच्छा है, अपनी माँ की याद में इसने हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन इस पर एतबार ना करना, ये भरोसेमंद आदमी नहीं है। और अकबर एस बाबर साहब ने उस वक्त उनकी इस बात पर एतमाद नहीं किया, और उसी के नतीजे में आज हम सब लोग ये वाली कैफियत को भुगत रहे हैं। फॉरेन फंडिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और फॉरेन फंडिंग वाला जो अब मामला है ये बराह रास्त मुंसलिक है पीटीआई से भी और अकबर एस बाबर साहब से भी। 8 साल से ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ज़ेर इल्तवा है। और कल एक इम्पॉर्टेंट दिन है इस वजह से कि अकबर एस बाबर साहब की जो काविश है, कल उसके बारे में जो स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो ना सिर्फ जारी की जाएगी बल्कि जो फ्री कैन है उनके वकला के सुपुर्द की जाएगी, और उसके नतीजे में पीटीआई के जो 28 सीक्रेट्स अकाउंट्स हैं वो भी तमाम सामने आ जाएंगे। और कल इस हवाले से बहुत सारी गर्मा गर्म किस्म की इन्फॉर्मेशंस होंगी जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, और देखते हैं कि इसके बाद अब आगे कौन सी बात निकलती है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।